देखिए, आज ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि एक लेटर जारी किया है अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, कि जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं रही। ये 2 मेंबर कमेटी जब इन्होंने बनाई थी, उससे पहले इन्होंने 1 मेंबर कमेटी बनाई थी, और 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने हमें साझा नहीं की, न ही पब्लिक डोमेन में आई। वो हमारे फेवर में थी, और क्योंकि वो हमारे फेवर में थी इसलिए इन्होंने 2 मेंबर कमेटी बना दी। और 2 मेंबर कमेटी जब बनाई तो उसके बनाने से पहले हमारी कई सारी प्रॉपर्टियाँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी, इन्होंने दूसरी एजेंसियों को दे दी, जिसमें एक खसरा नंबर 484 है जो डीपीएस मथुरा रोड के पीछे है। वो आईटीबीपी को एलएनडीओ ने दे दिया। तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि जब अभी इस पे फैसला ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे दे दिया। तो उसको हमने जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, जो 1961 हमारा रिट नंबर है 22/22, और वो हम वहाँ इसलिए गए थे, वहाँ हमने स्टे मांगा था कि जितनी भी प्रोसीडिंग 2 मेंबर कमेटी ये कर रही है इस पे स्टे मिले, तो वो भी पेंडिंग है। और हमने स्टे इसलिए मांगा था ताकि और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर ना हो जो अभी ये हुई है, क्योंकि ये जितनी भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, ये आज भी मौजूद हैं, और इसकी देख रेख बाकायदा हम कर रहे हैं। तो यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आता है, इसी के खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए हैं। और यही हमको लेटर लिख करके ये कह रहा है कि अब इस पे आपका कोई हक नहीं रहा। और वो ये भी कह रहा है कि हमने नहीं बताया, जबकि 1 फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ था, और ये बाकायदा वहाँ जा रहे हैं। हमने 3 लोगों को पार्टी बनाया, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, डीडीए और आईटीबीपी, इन तीनों को हमने पार्टी बनाया। और हाई कोर्ट के अंदर अब ये केस पेंडिंग है, और ये एक खत जारी कर रहे हैं कि भाई अब आप इस पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं रहा, और आपने हमको कोई इत्तला नहीं दी। जबकि उस रिट की पिटीशन, हम रिट की कॉपी इनको दी थी, और 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट, आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये सब वही चल रहा है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार हर एक अपनी मर्जी से कानून को ताक पे रखकर, एक्ट को ताक पे रखकर और कोर्ट को ताक पे रखकर फैसले कर रही है, उसी तरह से ये एक फैसला केंद्र सरकार का है। और ये 2024 की एक तैयारी है कि देखो हम तो वक्फ बोर्ड से भी उसका हक हम छीन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। और क्योंकि मालिकाना हक देने का इख्तियार जो है वो कोर्ट को है, और कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो तय करेगा कि किसका इख्तियार किसको है और किसको नहीं है। और ये सारा विवाद तब शुरू हुआ कि 1980 के दशक में, जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टियाँ थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ थी ये, और ये मुसलमानों को ही, यानी कि वक्फ बोर्ड को लीज पर दे दी कांग्रेस ने। तो ये वहीं से सारा विवाद हुआ कि हमारी ही ज़मीन हम ही को लीज पर दे दी। फिर जो है विश्व हिंदू परिषद इसमें स्टे में चला गया, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सरकार दौलत मदार, ज़्यादातर में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कब्जे में है आज भी। वहाँ जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा। जैसे कब्रिस्तान है आईटीओ का, उसमें हज़ारों कब्रें हैं। अब उसको ये क्या करेंगे? अगर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, तो कानून में तो यही है, किसी भी स्टेट सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड ही देख रेख करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का, मस्जिद की वक्फ बोर्ड ही करेगा। आज भी वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, और ये कह देना कि वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहले दिन से गया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग में जा रहा है, ये लोग भी सारी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, और ये अब ये कहें कि हमें नहीं मालूम, तो ये झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरह से सारी चीज़ों को, जैसे एमसीडी को इन्होंने
ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश की और तमाम एजेंसीज को अपने तमाम डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। सरकार को आज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी एक है कि ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हथियाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है। कल या परसों में हियरिंग होगी और उसमें हमें आसानी उसमें मिलेगी। ये लेटर कब जारी किया गया है जो यूडी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको भेजा गया है, जिसके हवाले से आपने? ये 8 फरवरी को जारी हुआ है और इनको ये जो कमेटी है इसको भी कोई पावर नहीं है। कमेटी को सिर्फ ये तय करना था कि ये देखना था कि कौन सी ज़मीन किसकी है, किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हैं। तो कमेटी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं बनी, ये तो गवर्नमेंट ने बनाई है और गवर्नमेंट तो जिस तरह से काम कर रही है वो तो किसी भी ज़मीन को अपना कह देगी। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है एक्ट से चलता है और एक्ट को सुपरसीड ये नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है मस्जिद की देखरेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कब्रिस्तानों की देखरेख करना, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है दरगाहों की देखरेख करना। और हमारी ये पहले भी ज़मीनें जो हमारी हैं, ये 4 ज़मीनें ऐसी हैं जो ये ले चुके हैं। जैसे खुसरो पार्क है, ये खसरा नंबर 484 है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो मथुरा रोड के पीछे है। ऐसे ही एक ये माता सुंदरी रोड पर जो LNDO ने कब्जा कर लिया, एक बड़ा कब्रिस्तान है हमारा। ऐसे लाल मस्जिद के पीछे की ज़मीन है जो LNDO ने CRPF को दे दी। ऐसी अब तिकोना कब्रिस्तान है जिसमें ये विवाद कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, DDA उसको भी हथियाना चाहते हैं। तो ये पहला वाकया नहीं है। अब जबकि रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट अभी क्या नहीं है क्या नहीं आनी है तो तय होगा। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट की भी मांगे है कि रिपोर्ट हमसे साझा की जाए, और दूसरा ये जो ऑर्डर है इसके खिलाफ हम गए हैं कि इस पर जो इसकी जो प्रोसीडिंग है ये भी रोकी जाए, और जब तक के फैसला ना आए तब तक हम लोग इसको लड़ेंगे। लेकिन अमान जी, आप तो कोर्ट में तो गए हैं, पर कोर्ट ने कहीं स्टे दिया है या फिर ये कहा है कि कोई एक्शन ना लिया जाए? क्योंकि कोर्ट में जाना एक अलग चीज होती है, स्टे मिलना अलग चीज होती है। देखिए, हमने वो पेंडिंग है, अभी हमने वहाँ स्टे मांगा था, वो पेंडिंग है। अभी उसमें ये भी नहीं कहा कि स्टे नहीं मिलेगा आपको, और ये भी नहीं कहा स्टे मिलेगा आपको। तो उसके लिए अब हम अर्ली हेयरिंग के लिए हम गए हैं, तो उसमें कल या परसों में अर्ली हेयरिंग आ जाएगी। उसमें सारी ये जो ऑर्डर है इसको हम कैंसिल करने की बात उसमें हम कर रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए, और जो कोर्ट से जब तक फैसला ना हो, क्योंकि जो मस्जिद है इसकी जो ओरिजिनलिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते, जो कब्रिस्तान है उसकी जो ओरिजिनलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं? अगर ये कह रहे हैं कि सारी ज़मीनें अब अर्बन डेवलपमेंट के अंदर होंगी, तो ये वहाँ क्या चाहते हैं? मस्जिदों को गिरा देंगे, कब्रिस्तान को गिरा देंगे, क्या करेंगे वहाँ? इससे तो सिर्फ फ़ायदा उनको होगा जो इंक्रोचर है। जब हम उनसे खाली कराने जाएंगे तो वो इस लेटर का सहारा लेंगे, देखो जी ये तो अब आपकी रही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको ताकतवर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्लैरिटी दीजिए। BHP कह रहे हैं 123 प्रॉपर्टीज जो है वो कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ने 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले एज अ गिफ्ट आपको दे दी है। अब 20,000 करोड़ की इसकी वैल्यू आती गई है। नहीं, ये तो हमारी थी। कब्रिस्तान 2014 में थोड़ी बना है, या मस्जिद 2014 में थोड़ी ना बनी है। हमें तो उन्होंने लीज पर दे दी। उल्टा हमारे साथ गलत किया कि जो हमारी ही प्रॉपर्टी थी वो हमें लीज पर दे दी, हमें उसका किराएदार बना दिया। तो ये तो गलत किया उनके फेवर में, तभी तो उनको स्टे मिला। तो ऐसा नहीं, ये गिफ्ट नहीं की, हमारी ही प्रॉपर्टी थी। कब्रिस्तान जो जैसे पुराना, ये तो सब बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो इशू चल रहा है ये तो 1911 और 1915 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सबको जो है एक्वायर करने का कर दिया था। तो जहाँ मस्जिदें थी, जहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ विवाद हो गया। तो इसको लेकर के हुआ ना, बहुत सारी खाली ज़मीनें थी जो उन्होंने एक्वायर कर ली, बहुत सारा जहाँ कब्रिस्तान था, मस्जिदा था, वो नहीं कर पाए थे, तब से विवाद चल रहा है। तो ये आज की नहीं है। और जो मस्जिदें हैं, जैसे दरियागंज का यही दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, ये तो बहुत पुराना है। जो मस्जिदें हैं इसके अंदर वो बहुत पुरानी हैं, तो हमें नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमें दिया, बल्कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ धोखा किया कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी हम ही को किराए पर दे दी, और आज उसी की वजह से ये सारा विवाद है। तो अगर कांग्रेस ने उस वक्त में हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी थी, अगर सरकार उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान लिख दिया जाता कि मुसलमानों की ज़मीन है, या वक्फ बोर्ड की, या जो मैनेजमेंट कमेटी अगर उसका नाम आ जाता, तो ये आज सारा विवाद नहीं होता। विवाद पैदा किया ही कांग्रेस ने। तो सर, मैं एक तो ये जानना था कि ये जो 123 प्रॉपर्टी, इसमें से अभी इसी एक प्रॉपर्टी के लिए यूडी मिनिस्ट्री ने आपको नोटिस दिया है या आगे और भी है? और दूसरा, जब ये कांग्रेस के टाइम हुआ था तब भी क्या आप लोगों ने इसका कुछ विरोध करके कुछ कोशिश किया था कि वो इस तरह से ना करे कि आप ही की जमीन पे आपको किराएदार? नहीं, तभी ये इस तरह की कमेटियां तो बहुत टाइम से बनती चली आ रही हैं। पहले बर्नी कमेटी बनी, उससे पहले बहुत सारी कमेटियां बनती चली आ रही हैं। ये पहली कमेटी नहीं है, और इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कि जमीन किसी को दे दी जाए। और ये कमेटी की तो रिपोर्ट भी नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने ये जो रिप्रेजेंटेशन था उसको, जो पिटीशन थी उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया था। और इसने, हुकूमत ने जो है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी।
और कमेटी की रिपोर्ट जो एक मेंबर कमेटी थी उसकी रिपोर्ट तो साझा ही नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में थी। दूसरी रिपोर्ट बना दी, अब उसमें ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आया नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में है, बाकायदा इनके खिलाफ पिटीशन है और ये उसके अंदर पार्टी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं हैं? तो ये तो सरासर जो है इस वक्त ये जो जो है, लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट गए हम चले गए, आज हमारा वो पिटीशन जारी है। आज आप जा चुके हैं? हाँ, आप जा कह रहे हैं चुके कि हम पहले से हाई कोर्ट में, वो कोई अलग केस है? पहले से हाई कोर्ट में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 मेंबर कमेटी का, उसको हमने चैलेंज किया है। वो आज कब आप गए अलग से थे? गए हैं? वो हम गए थे जनवरी 2022 में। अच्छा। और जो 1961 नंबर है उसका पिटीशन का 1961/22, और 1 फरवरी को इनको नोटिस हुआ था सारे डिपार्टमेंट को, और ये हर हियरिंग पे जाते रहे इनके वकील। एक ये लंबे समय से समस्या चल रही है इस पीसी से अलग की, ये जो वक्फ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि कुछ समस्या का समाधान? हाँ, नहीं कर रहे हैं, अभी हमने गया है और वो फाइल हमने मूव की हुई है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। क्या ये भी इसी तरह से अटका हुआ है जो फाइनेंस में दिल्ली सरकार के कई सारे दूसरे मामले अटके हुए हैं? उस तरह से क्या भी- उस तरह की अड़चन है या कोई और उस अड़चन? तरह की भी है, और जो है सीओ काम नहीं कर रहे हैं, सीओ को ऊपर से आदेश है कि काम नहीं करना है, क्योंकि वो एक सिग्नेटरी हैं और वो फाइल को मूव नहीं करते, फाइल को पास नहीं करते। वो भी एक मसला है कि सीओ जो है सिग्नेटरी हैं और सिग्नेटरी साइन नहीं कर रहा है, और जो दूसरे मेंबर हैं वो नहीं रहे, बोर्ड की मीटिंग को बुलाने को तैयार नहीं है, बोर्ड मेंबर आने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनों पर, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वक्फ का दखल ख़त्म हो जाए, वक्फ ख़त्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि वो जो है इंक्रोचर हैं वो बैठ जाएं। और ये भी जो साजिश है, ये इंक्रोचर को ही पावर देगी। इंक्रोचर ये कहेगा कि आपकी तो है ही नहीं, जहाँ अभी तक मैनेजमेंट कमेटी हमारी थी, इमाम हमारे थे, वहाँ पर वो ये कहेंगे कल के आपका तो कोई दखल ही नहीं रहा इस ऑर्डर के खिलाफ, आप तो हैं। अब कौन देखेगा भाई? वक्फ की ज़मीन को कौन देख रेख करेगा? जो कब्रिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी, एक्ट भी यही कहता है कि वक्फ देखेगा, जो जिस स्टेट का वक्फ होगा वो देखेगा वहाँ की ज़मीन। हमारा साहब, ये 123 प्रॉपर्टीज जो है किसी खास इलाके में है, पूरी दिल्ली में है, और दूसरा सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद है या और भी तरह की इसमें? 90% से ज़्यादा, 90 to 95% कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदें हैं। और ये जो वॉल सिटी है, यानी कि जो पुरानी दिल्ली का जो इलाका है उसके बाहर की ये 123 प्रॉपर्टी है, अंदर की नहीं है। जो वॉल सिटी है, जिसको पुराना दिल्ली का इलाका कहा जाता है, बाउंड्री के अंदर का, वो उसके अंदर की नहीं है, ये उसके बाहर की है, ये पेरिफेरी में है। उसके पहले। लेकिन दिल्ली के और इलाकों में कि कहीं दूर दराज के दिल्ली के इलाकों में नहीं है, लेकिन है सब आसपास। दिल्ली में ही है सारी, ये दूर दराज में भी है, दिल्ली में ही है सारी, लेकिन ये इनर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर है, जैसे दरियागंज में है, जैसे दिल्ली गेट पर है, इस तरह से। एक तरफ आप नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मस्जिद के बाहर से वक्फ बोर्ड के इमाम को जो है उनको हटाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का बोर्ड हटाया जा रहा है। वो वाकया परसों का था जी। ये लोग वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग वहाँ पहुँचे, तभी वो हमारी मस्जिद है, वहाँ पर हमारे इमाम हैं, नमाज होती है, तभी हमारे एसओ जो है महफूज आलम साहब अपनी टीम के साथ गए, हमने वो सामान सारा अंदर रखवाया और वो नमाज भी वहाँ बाकायदा की, और बाकायदा वहाँ नमाज हो रही है। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद पे कब्जा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए थे, लेकिन उनसे उन सामान उन्होंने बाहर निकलवाया, कोई वहाँ रहता था, लेकिन वापस हमने सामान किया और वहाँ बाकायदा नमाज उस मस्जिद के अंदर अभी भी हो रही है और होती रही। ये किस प्रॉपर्टी का मामला है, कहाँ का है? ये प्रॉपर्टी तो इससे रिलेटेड 123 प्रॉपर्टी में नहीं है, ये इससे अलग है, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं वो गलत है, सोशल मीडिया पर जो जोड़ रहे हैं वो गलत है। ये मेहरौली का वाकया है, मेहरौली में एक मस्जिद है हमारी, उसका वाकया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें मसला है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही लोग उसमें आए थे, तो वो उससे इसका 123 प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ अभी भी हमारी नमाज हो रही है। आपने सीओ के सिग्नेटरी की भी बात की, इमाम भी धरने पे बैठे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो धरने पे बेचारे, वो तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने उनको सारी नौयत बताई, अभी वो खुद जो है वहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस गए हैं, वहीं फाइल है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप भी हमारी कुछ सपोर्ट करें कि ताकि डिविजनल कमिश्नर मान लें, एलजी साहब को तरस आ जाए कि सारा स्टाफ। यहाँ हालात ये हैं कि आज की डेट में यहाँ जो प्रिंटर है, प्रिंटर को रिफिल करने के भी पैसे नहीं है, यहाँ चाय को भी पैसे नहीं है, यहाँ पेन को भी पैसे नहीं है, तो यहाँ पर जो पैसा हमारे पास है वो साइन करने को तैयार नहीं है। दूसरा सेक्रेटरी सीओ है और जो एक है वो कर नहीं रहे हैं, जो मेंबर हैं, तो सीन सेक्रेटरी मैंडेटरी सीओ चेयरमैन होता है, तो मैंने साइन कर दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से वक्फ को कोलैप्स कर दिया जाए।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर जो 123 प्रॉपर्टीज़ का जो मामला चल रहा था, उसी पर LNDO की तरफ से ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड अपना पक्ष ही नहीं रख पाया। क्या आप बेसिकली आप लीगल एस्पेक्ट से आप इस पर काम कर रहे थे, किस तरह से ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बेबुनियाद है, कतई बेबुनियाद है, और दो रीज़न्स हैं इसके, बल्कि तीन। पहला ये कि 2 मेंबर कमेटी से पहले जो 1 मेंबर कमेटी बनी दिल्ली वक्फ बोर्ड, वहाँ पर पेश हुआ, वहाँ पर अपना जो रिटन जवाब है वो रखा। फिजिकल पेशियां भी हुई, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चीफ लीगल ऑफिसर गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गए, मैं खुद गया, अपना पक्ष रखा। उसकी रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं करी गई, हमको ये भी बाद में पता चला कि उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद जब 2 मेंबर कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ, हमसे 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट शेयर करे बिना, तो वो 2 मेंबर कमेटी का अपॉइंटमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने करा था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को पार्टी बना करके दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमीडिएटली जनवरी 2022 में एक रिट पिटीशन फाइल करा। उस रिट पिटीशन में जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, जितने भी क्लेम्स हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उसके अंदर डिलिनिएटेड हैं पूरी डिटेल्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जो 2 मेंबर कमेटी है, इसके अपने आप में कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये किसी एक्ट में बनाई हुई नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, ये CPC से गवर्न नहीं है, ये एविडेंस एक्ट से गवर्न नहीं है। ये काम वही कर रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को करना था। लेकिन सर, नोटिस में ये बात क्यों लिखी गई कि वक्फ बोर्ड जो है वो उनसे जवाब मांगा जा रहा था लेकिन वो दे नहीं रहे? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक भ्रम पैदा करने के लिए सब बातें कही गई। अगर आप देखें तो नोटिस में जो लेटर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 8 फरवरी का, उसमें पैराग्राफ 3 में ये बात कही गई है कि क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए वो स्टेक होल्डर नहीं है। जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड पहले रोज से ही दिल्ली हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के पिटीशन में अपने सारे उजरात, अपने सारे ऑब्जेक्शंस, अपने सारे क्लेम लेकर के सेम मिनिस्ट्री के खिलाफ है जिसने ये कमेटी बनाई है। अभी तक वो मैटर पेंडिंग है। उसके अलावा उसकी कॉपी, उस पिटीशन की कॉपी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 मेंबर कमेटी को भी पेश करी, जिसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्शन, सारे क्लेम्स हैं। तो ये कहना कि हम हाजिर नहीं हुए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो रिट पिटीशन की कॉपी हमने 2 मेंबर कमेटी को दी कवरिंग लेटर के साथ, उसके अंदर ही हमारे सारे ऑब्जेक्शंस। आप कह रहे हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से वो नोटिस जो है वो जारी किया गया है, तो इसको कहाँ आप चैलेंज कर रहे हैं? हम दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी इसके खिलाफ अपनी स्टेप्स ले चुके हैं। आज हमने फाइल कर दिया है। सर, 123 प्रॉपर्टीज़ का जो मामला था, ये अदालत में सबसे पहले कब आया? ये पूरा 123 प्रॉपर्टी का यकबार की जो मामला आया है, ये आया है 1984 में पहली मर्तबा, जिसमें 1 जून 1984 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर भी पास करा था। उस पिटीशन का रिट पिटीशन नंबर 1512 1984, उसका डिस्पोजल 2011 में हुआ, इस डायरेक्शन के साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से इसको मामले को देखे 6 महीने के अंदर। तब इस पर कोई स्टेप नहीं लिए गए। 2011 से लेकर के मार्च 2014 तक कोई स्टेप नहीं लिए गए। 5 मार्च 2014 को सेक्शन 93 फेयर कंपनसेशन एक्ट में, जो 2013 में आया था, ये प्रॉपर्टीज एक्विजिशन से विड्रॉ करी जाती हैं, ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया। उसको फिर विश्व हिंदू परिषद ने चैलेंज करा रिट पिटीशन 2901 में। तो ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन था 2901 ऑफ 2014, जिसका डिस्पोजल हुआ 20 अगस्त 2014 को। ये अब थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन है, जो कि अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। यानी तीसरी बारी में दिल्ली वक्फ बोर्ड अब वहाँ कोर्ट में जो है इसको चैलेंज कर रहा है। बर्नी कमेटी भी बनाई गई थी, क्या उसको भी चैलेंज किया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ? नहीं, बर्नी कमेटी को चैलेंज मेरी जानकारी में कभी नहीं करा गया। बर्नी कमेटी की रिकमेंडेशंस और उसकी रिपोर्ट की बेस पर 27 मार्च 1984 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर इशू करा था, उसको चैलेंज करा गया। थैंक यू।